चले जरदारी साहब सो करप्ट सही है, लेकिन आज दिन तक बख्तावर के ऊपर कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी उसकी पटिशन दायर नहीं हुई। बिलावल भुट्टो के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं आई, या उनके बेनजीर की औलाद के खिलाफ अभी तक कोई रेफरेंस नहीं आया। अगर आया है तो आप ही के बच्चों के बारे में क्यों आया है? वो क्या कहते हैं कि जहां पे वो होता है ना, आवाज खल्क नकारा खुदास्त, ये एक बहुत बड़ा मुहावरा है। जहां पे आवाज इंसान की होती है, वहां पे अल्लाह की भी आवाज उसके साथ यकीन में बदल जाती है, और वो यकीनन ऐसा होता है। तो आप अब कोर्ट का ये करके आप दुनिया को क्या तमाशा दिखा रहे हैं? हम जो बाहर बैठे हुए हैं उनको आप क्या तमाशा दिखा रहे हैं? क्या तमाशा हो गया है? आप हमें आज जो है वो इस मुल्क को पहले कितने बुरानों में, इक्तिसादी और माशी बुरान में वो था, सब कुछ था। आज आपने उसको जो है उसमें कानूनी और इसमें इस बुरान में भी मुब्तला कर दिया। अब ये एक नया जो है वो बुरान शुरू हो गया मुल्क के अंदर, एक नई बात छिड़ जाएगी। अभी तक तो 4-5 सालों में आपने तो कोई एक आदमी के लिए कोई ऐसा नहीं किया कि जिसकी मिसाल दी जा सके। महंगाई कहां पे गई, पेट्रोल कहां पे गया? अच्छा, तो ये आखिर इसकी वजह क्या है? मैं कहता हूं कि मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें और पब्लिक कहे, मैं आज भी आपको 84 रुपए तक, 78 से 84 रुपए तक पर ये पेट्रोल जो है सुपर आपको पर लीटर दे सकता हूं। मैं चैलेंज है, अगर कोई सुनता है इसको कबूल करता है तो मैदान में आए। आज भी जो है ये इक्तिसादी हालत जो आपने तबाह की हुई है, ये आज भी आ सकती है। हमारा मुल्क में वो रिसोर्सेस हैं, वो कुदरती वसाइल हैं, वो सारा कुछ है। हम ये जो है 80 साल तक पूरे एशिया को बिजली से चमका सकते हैं। हम रेकोडेक्स से हम जो है वो तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर जो है हम कमा सकते हैं सालाना। आप ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं वहां साफ के, वहां सोना भी कुछ लेकर जाए और वो वापस कर देगा आपको उसी क्वांटिटी में। बच्चों वाली बात करते हैं, क्या हम समझते नहीं है? हम कोई बकरियां चरा के कहीं पहाड़ों से उतर के नहीं आए हैं। हमारा भी 36-37 साल ये इसी मसले में गुजरा है। और ये है कि आपके ये कोई क्लास है जो इस मुल्क को चला सकती है और कोई नहीं चला सकता। लेकिन ये अगर आप यहां पे बैठे हुए करप्शन के जरिए आए हुए हैं, करोड़ों रुपए लगाकर अरबों रुपए कमा रहे हैं, अगर ये चीज खत्म हो जाए, ये इलेक्शन में पैसे लगाना, तो ये करप्शन खत्म हो सकती है। हमारी एग्रीकल्चर इतनी है कि हम दुनिया को भेज सकते हैं, फूड भेज सकते हैं, चावल भेज सकते हैं, कॉटन भेज सकते हैं। आप वैसे ही बदनाम किए जा रहे हैं जी कि अमेरिकन सुंडी लग गई और देसी सुंडी लग गई, और जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की सुंडी लग गई और जरदारी की सुंडी लग गई। ये सुंडियों को आप जो है वो सिर्फ आप माल को गबन करने के लिए सब चीजों को तबाह किया हुआ है। आगे जाकर देखिए कि आपके जितने भी चमचे हैं वो यहां पे 27 तारीख को जुम्मे वाले दिन 27 अप्रैल को चौधरी फवाद साहब आए थे, वकील हैं जो आपके मने तर मने हुए। वो आकर इतने उसने बेहुदा बातें करता है, वो इतना दूसरे को देखता है जैसे अकारत की निगाह से देखता है, जैसे कि उसके अलावा और कुछ जानते ही नहीं है सियासत। सब कुछ करे, एक दूसरे को मारो, गिरवान फाड़ो, उनके घर तबाह करो, आपस में लड़ो। लेकिन वहां के जमात इस्लामी के गालिबन प्राचा साहब बैठे हुए थे, जो उनको इसने कहा है कि जमात इस्लामी तो है ही दहशतगर्द है। ये अलामत होती है नालायक लोगों की। जो नालायक लोग जो हैं इसको नहीं कर सकते, जो नालायक लोगों के पास जवाब नहीं होता, तो वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। अगर उसके पास जवाब नहीं था तो वो कहते हैं ये तो है ही दहशतगर्द है। चौधरी फवाद साहब, तुम्हें शर्म तो करनी चाहिए। एक मुल्क में रहती है जिस पाकिस्तान में, उसी के लोगों को दहशतगर्द करे, और दुनिया में ये 50 ममालिक में ये प्रोग्राम देखे जाते हैं, जो लाइव कॉलें होती हैं, ये जो लाइव प्रोग्राम होते हैं ये दुनिया में, तो ये आप अप्रूव कर रहे हैं कि वाकई हमारे मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें हैं। ये आप अप्रूव कर रहे हैं चंद सिक्कों के खातिर, चंद टकों के खातिर, चंद जो है वो शिकार करके कोई कुत्ता आ जाए तो उसको मालिक किस तरह तब उसको शाबाश देते हैं।
शर्म करो। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है तो मेरे सामने आओ, तुम्हें मैं एक एक खोल के देखूं। तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त मैंने सियासत शुरू की थी। मैं आपसे जी हजूर में बात नहीं करना चाहूंगा। मैं किसी का दिया नहीं खाता, मैं खुदा का दिया खाता हूं, मैं अपनी मेहनत का दिया खाता हूं, और मैं किसी से वो भी नहीं करता। ना मुझे किसी ओहदे की जरूरत है, ना मुझे किसी सेनेटर असेंबली का मेंबर बनने की जरूरत है। अल्लाह के खुदा का फजल है, मैं कौम वाला हूं। जाकर हजारा में पूछो, मेरी हैसियत का पता चलेगा। तुम इतने इतने, और मैं तमाम एंकरों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि कम अज कम ऐसे बेहुदा लोगों को जो बेहुदा बकवास करते हैं, जो हमें दायरे खैर में बदनाम करने का बास बनते हैं, उनको कंट्रोल में रखें, उनको पट्टा डालें। उन्हें कहें कि तुम असेंबलियों के मेंबर हो, तुम तो एक गधैया से भी बदतर हो, जिसके अंदर तमीज ही नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। तुम कैसे पढ़े लिखे को कैसे वकील हो जो इस किस्म की बेहुदा बातें करते हो, ऑन एयर करते हो और लोगों को सुनाते हो। और लोग मुझे फोन करके कहते हैं दूसरे ममालिक के कि इसमें अब तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कह सकते हो कि तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे ही एक वकील जो है, एक पार्टी का, इक़्तिदार की पार्टी का एक मेंबर कह रहा है कि ये जमात इस्लामी ये दहशतगर्द है, हमने जिसकी लिए कीमत रखी थी वो सच है, वो गलत नहीं है। यानी आप लोग वो जलती के ऊपर तेल डाल रहे हैं और हमारे ही वतन से ये तेल डल रहा है। कुछ हया करो यार, कुछ हया करो। अपने दायरे में पढ़े लिखे जिस अदारे में बैठते हो, तुमसे तो एक गांव का, एक देहात का एक आदमी ले आए, उसमें तहजीब होगी, उसमें बात करने का तरीका होगा। तुम तो बिल्कुल बेतरीके लोग हो। इतनी बेहुदा गुफ्तगू आज दिन तक मैंने किसी भी दुनिया के चैनल से नहीं सुनी। लिहाजा एक याद रखो, एक कानून तो खुद तुम उसके ऊपर काबिज हो और एक कानून ऊपर वाले का है, और वो कानून तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा, ये दुनिया रहने की चीज नहीं है। ऐसा सीखोगे, तुम्हें सिखाएगा कि तुम उस वक्त कहोगे कि या अल्लाह हमें फिर दोबारा भेज दे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये दौलत तुम्हें डसेगी, आकर सांप नाक की तरह डसेगी। गरीबों का माल खाने वालों, तुम्हें कभी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। पहले तो तुम्हें खुदा इस हुकूमत कितने अरसे तक तुम लूटोगे। ये पाकिस्तान कायम होने के लिए आया है, बना है और कायम रहेगा। तुम ख्वार हो जाओगे, तुम जगह में जलोगे, तुम्हारी मौत जो है तुम्हें कब्र की जगह ना मिलेगी। जो लोग ज्यादती कर रहे हैं, जो बेगुनाहों के साथ, गरीबों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको भूखा मार रहे हैं, उनको खुदकशी करने पर मजबूर कर रहे हैं, उन लोगों की बदुआएं तुम्हें आराम से दुनिया में नहीं बैठने देगी। तो इसलिए तुम इस चीज को अब भी सोच लो। बेहतर यह है कि जो पाकिस्तान का पैसा बाहर गया हुआ है उसको वापस ले आओ, और आराम से तुम्हारा सांस जो है वो निकल जाएगा और आराम से रहोगे उस जहान में भी। वरना ना ये बांस रहेगा, ना तुम बांसुरी बजा सकोगे। इसके साथ ही मैं अपने इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं। मैं जितने भी तलख कलामी की है या जो कुछ भी मैंने किया है, मैं अपने वतन से जल के, हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, इतनी कुदरती वसाइल है। मैं आपको एक दावे से कहता हूं कि जिंदगी किसी मुल्क के पास इतने नहीं है, लेकिन इनको क्यों नहीं इस्तेमाल में लाया गया? क्यों नफरतें, सुबाई तसब क्यों पैदा किया गया? और इन्होंने सिर्फ इक्तदार में रहने के लिए बदमाश पाल लिए, कोई सिंह के बदमाश पाले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में रहने के लिए। मुल्क जन्नत में जाए लेकिन इक्तदार में रहना जरूरी है। गरीब सब मर जाए, इक्तदार में हम रहेंगे, क्योंकि हमने लूटना है। कब तक लूटोगे? अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान को बचाए। अल्लाह ताला उन जालिमों को हिदायत दे, और अगर वो हिदायत नहीं पाते, अल्लाह ताला उनसे अपना जो है वो हिसाब किताब करे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान को सलामत रखे। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ और तरीके से करते हैं, लेकिन कानून एक है। कानून एक है, तशरीह अपनी अपनी है। अपने मुफाद में जो भी आता है वो कह जाता है।
اگر قانون کو ڈیپلی دیکھا جائے، میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کم از کم آرٹیکل 63A کو دیکھیں، 1 کو، پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد 63G جو ہے سب سے ہیوی، جو ان کے بارے میں کلیئر لکھا گیا ہے کہ کنڈیم کوڈ کیا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل اس کے مجرم ہوئے ہیں، مرتکب ہوئے ہیں، ان کو سزا دی گئی ہے، اور یہ سزاوار جو ہے حکمران نہیں ہو سکتے۔ اگر اس کے بارے میں آپ نہیں مانتے تو آرٹیکل 92 پر آ جائے۔ آرٹیکل 92 کے تحت جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ کلیئر لکھا گیا ہے کہ اگر ایک وزیر اعظم یا صدر، اگر صدارتی نظام ہو، صدر اگر اور یا وزیر اعظم سزاوار ہو جاتا ہے کسی بھی غلطی میں یا کسی بھی جرم میں، اس کو سزا دی جاتی ہے، تو وہ صرف مستعفی ہوگا، بلکہ اس کی پوری کیبنٹ اور پورا اس کا جتنا بھی ہوگا وہ جو ہے مستعفی ہو جائیں گے۔ پوری جو ہے وہ اسمبلی بھی ختم ہو سکتی ہے، نئے سرے سے الیکشن ہوں گے۔ تو اس پہ بھی آپ عمل نہ کرنا، بجائے اس کے کہ اس کا قانون کی خلاف ورزی، ہائی کورٹ کے قانون، سپریم کورٹ کے قانون کو نہ ماننا، اس کی خلاف ورزی کرنا، اور پھر اسمبلی میں آ کر سینے پہ ہاتھ ٹھوک کے کہنا کہ جس میں طاقت ہے مجھے نکال لے، مجھے عوامی منڈیٹ ملا ہے۔ تو جناب علی، یہ عوامی منڈیٹ کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 18 کروڑ آپ کے پاس نہیں تھے اور نہ ہی ہوں گے، اور نہ ہی 18 کروڑ عوام آپ کی حمایت میں یا کسی بھی صدر کے یا وزیر اعظم کے یا وزیر کی حمایت میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ووٹ دے سکے۔ ووٹ دینے والے 5 سے 6 کروڑ ہوتے ہیں جو مختلف پارٹیوں کو دیتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کا حصے میں کچھ لاکھوں کے حساب سے آئے ہوں گے، اور آپ وزیر اعظم جا کر یہاں پہ اسمبلی میں بنے ہیں۔ اگر اب بھی آپ اپنے منڈیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، عوامی منڈیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں اور عوام کے سامنے جائیں، ریفرینڈم کرائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ کتنے مشہور ہیں۔ اگر آپ کلیئرلی یوسف رضا گیلانی صاحب، اگر آپ واقعی وزیر اعظم صحیح ہوتے، ایماندار ہوتے، 61 63 کے آرٹیکل کے آتے، آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا، تو آپ کے دل میں ڈر نہ ہوتا، آپ کہتے چلو جی میں ریزائن کرتا ہوں۔ آپ اگر ایماندار ہوتے، مجھے اب نام نہیں آ رہا، ایک صوبہ سرحد کے گورنر تھے، نوابوں میں سے تھے، اس کا بیٹا جو ہے وہ 87 میں، غالباً 88 یا 87 میں، وہ امریکہ میں منشیات کے سلسلے میں اس کو گرفتار کر دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ گورنر تھا اور گورنر نے اسی وقت ریزائن کر دیا تھا۔ یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے ایمانداری۔ اور جن کے ہاتھ کچھ بھی نہ اور بھوکا بھیڑیے آ جائیں لوٹنے کے لیے، تو وہ ریزائن کہاں پہ دیں گے؟ ایماندار لوگ جو ہیں، جن کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہے اور سچ ہے، وہ اسی وقت منہ کے اوپر مارتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں اور پھر عوام میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہاں پہ جلوس نکالنا، چند غنڈوں کو پیسوں کے ذریعے چند لوگوں کو بلا کر ٹائریں جلانا، روڈ بند کر جانا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ کون سے ملک کا طریقہ ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے جس جمہوریت میں یہ کچھ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے خلاف یہ آپ نے نعرے لگوائے لوگوں سے؟ یہ سپریم کورٹ کے خلاف آپ نے جو ہے وہ اتنی تقریریں کی؟ ایک سپریم عدالت کے خلاف، جو ایک سپریم عدالت ہے، کونسل ہے، اس کے خلاف آپ نے کیا، تو باقی ملک میں رہ کے گیا، باقی پھر جنگل کا قانون رہ جاتا ہے۔ ایک بات اور گزار کرتا چلوں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ جنگل میں جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، اس کو ایک دفعہ اگر انسان کا خون لگ جائے یا گوشت اس کے ذائقہ اس کی زبان میں لگ جائے، وہ ہمیشہ انسان کا ہی شکار کرتا ہے، وہ کسی اور چیز کو نہیں ہاتھ لگاتا۔ وہ درندہ اس قسم کا ظالم ہو جاتا ہے، وہ خون کا پیاسا انسانی کا، کیونکہ اس کو ٹیسٹ آ چکا ہوتا ہے انسانی خون کا۔ اور یہ لوگ وہ ہیں، یہ قبضہ مافیا جو آج حکومت پہ قابض ہے، یہ قبضہ مافیا گروپ ہے، اور ان کے پیچھے
सारा कुछ जो भी प्लानिंग है वो जनाब जरदारी साहब की है, और ये सारा कुछ गेम जो है वो पीछे बैठ के वही खेल रहे हैं, वही ताश के पत्ते इधर उधर कर रहे हैं, और वही जो है शतरंज के मोरे कभी घोड़े को आगे लगा देते हैं और कभी सिपाही को, कभी पैदल को काट देते हैं आगे। तो ये सारा खेल उन्हीं का है और आप साइड पे बैठे तमाशा देख रहे हैं। तो अब जब इंसान को जो चीज रिश्वत की और क्या कहते हैं वो मुफ्त के पैसों की, लोगों के हकूक की, लोगों का एक किस्म का खून चूसने का, तो वो इंसान भी मरते मर जाएगा लेकिन वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, वो जो उसके पास जो पावर होगी वो आखिर दम तक रहेगा। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे किसी एक मुल्क में बताया जाए दुनिया के। मैं भी 60-62 ममालिक में फिरा हूं, मैंने भी मलेशिया की एग्रीकल्चर को देखा है, मैंने जापान के इत्तेसाब को पढ़ा है, उनके पास जो है जो कुछ भी है मेरे पास है, मैंने उनको सर्च किया है, तारीख का स्टूडेंट हूं, जो है वो सियासत पढ़ी है। ये कौन सा तरीका है जो आज राज है? वो तो मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं है और किसी मुल्क में भी मैंने ऐसी चीजें नहीं देखी। ये जो कुछ आप हरदर्मी और कब्जा माफिया, आप कैसे कह सकते हैं कराची में कब्जा माफिया है? सबसे पहले तो इस्लामाबाद में आप लोग कब्जा माफिया इख्तिदार पे बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं, जब आपने ये सारा कुछ करने के बाद भी आप कोई भी इस 4 सालों में आवाम के लिए कोई आपने वो नहीं किया, यानी 4 सालों में आपकी कारकर्दगी 0 से भी डाउन है, बल्कि तबाही में तमाम इदारों को तबाह करने में आपकी हुकूमत का है। PIA खत्म हो गई है, रेलवे तबाह हो चुकी है, हवाई सफर से लोग जो हैं वो डरते हैं, सफर नहीं करते इसलिए कि उनकी इंस्पेक्शन नहीं हो रही। जो इंस्पेक्टर रखे हुए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए उनको आपने निकाल दिया। चंद आदमी जो है सिफारशी रखे हुए हैं जिनको ईची बीची का कोई पता ही नहीं है या ABC का भी नहीं पता, वो कैसे जो यानी महकमे से उस स्टेट से ताल्लुक ही नहीं रखते, उनको आपने लगाया हुआ है। और इसी तरह जरदारी साहब ने लगाया हुआ है, पैसे खाए जा रहे हैं। स्टील मिल का वो हाल तबाह हुआ है कि एक क्लब वाले शराब जो बेचता था दुबई में, जहां पे जरदारी साहब भी जाकर बैठते थे, उसको आपने स्टील मिल का लगा दिया, किसी को कहां पे लगा दिया। मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया। आप लोग ना यहां पे रहने वाले हैं, ना आपके बाल बच्चे यहां पे हैं, ना आपके पास वो जो है जायदादें भी आपकी बाहर हैं। में ये जो है मोस्टली लोग ऐसे हैं। अगर आपका वजीर आजम साहब का वजीर आजम साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब, अगर आपको अगर याद हो, या वो लोग जो सुन रहे हैं जो मुझे बुरा भला कह रहे होंगे या मुझे गालियां निकाल रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सिर्फ मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो सिर्फ एक चीज देखें। जो यूसुफ रजा गिलानी ने आज से कुछ 4-5 साल पहले किताब लिखी थी, उस किताब में एक वाज़ा जिक्र किया हुआ था। ये मेरे पास है किताब, अब मैं याद नहीं रहा वरना मैं आपको वो पेज खोल के बताता कि उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मेरे पास एक वक्त था, मेरे पास बच्चों के लिए फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। आप मुझे ये बता दें या उनसे पूछें, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब इसकी तशरीह करें कि ये 99 लाख रुपए की रोड राइज कार कहां से आई, जो हाजियों के गले काट के, जो मुकद्दस मुकामात पे गए थे उनके गले काट के आपने आपके बेटे ने लिया। फिर वो उस केमिकल में जो है वो जो मुनशियात की केमिकल थी उसमें आपने किए, और उसमें आपके बेटे का नाम आ गया, दूसरे का आ गया। आपके भाई जो है वो कोई सेनेटर हैं, कोई आपके जो है कौमी सूबाई असेंबली में बैठे हैं, आपके बेटे जो है वो कोई कौमी में है, कोई सूबाई में है। आपका घर का घर ही जो है रह गया, बाकी पता नहीं अब आपकी कुछ जो है और लेडीज भी हुई होंगी, क्योंकि आपने पैसा तो नहीं देखा, आपने तो पैसा बनाना है अभी। अब आगे अगर चले देखें तो ये सारे कुछ इल्जामात आपके ऊपर क्यों हैं? चले जरदारी साहब सो करप्ट